नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। आज बहुत ही एक गंभीर मसले पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ स्निग्धा तिवारी हैं और गुलनाज खान हैं। स्निग्धा गुलनाज की वकील है। वह एसिड पीड़िता हैं। गुलनाज, आप उनको देखकर समझ सकते हैं। लेकिन इस मामले में एक बड़ी लकीर खींची है नैनीताल हाई कोर्ट ने। एक बड़ी राहत दी है गुलनाज को। हालांकि जो उन्हें जो तकलीफ पहुंची है उसका तो कोई जवाब नहीं है, न उसकी कोई भरपाई है, सिर्फ शर्मिंदगी हो सकती है। खैर, इस पूरी लंबी लड़ाई में कैसे लड़ी गई, कैसे जीती गई और यहाँ तक कैसे पहुँचा गया, इस पूरी बात को हम जानने की कोशिश करेंगे, स्निग्धा से भी, गुलनाज से भी। उसके साथ साथ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी लड़ाई में क्या खोया और क्या पाया। तो सबसे पहली जानकारी स्निग्धा आपसे, आप वकील हैं गुलनाज की, युवा वकील हैं बिल्कुल। कैसे संभव हुआ कि एक बड़ा मुआवजा जो 35 लाख का हो सकता था, जिसकी की घोषणा हाईकोर्ट के जज ने की है, यह कैसे हुआ? एक संक्षिप्त जानकारी। जी, देखिए हम 2014 की ये घटना है। 2014 से ही पहले ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक केस में फैसला आया था, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये जी। बोला गया था कि मिनिमम 3 लाख जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है, वो एसिड अटैक के सर्वाइवर्स को दिया जाएगा। हम बार-बार सर्वाइवर्स बोलते हैं, पीड़िता नहीं बोलते, बहुत जान के, क्योंकि हम अपने आप को सर्वाइवर्स मानते हैं और हम ये मानते हैं कि हम दया के पात्र नहीं है, तो हमें पीड़िता जी। नहीं बोला जाए। तो ये मैं आपको बहुत शुरुआत में हम्म, ही बताना हम्म, चाहती हूँ। तो हम्म, 13 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम 3 लाख कॉम्पेंसेशन बोला, उसके बाद और भी ऐसी कई नज़ीरें सुप्रीम कोर्ट की आई, जैसे परिवर्तन केंद्र का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही, जिसमें उन्होंने बोला कि ये अमाउंट मिनिमम 3 लाख है और ऊपर सरकारें कितना भी दे सकती है। तो ये लड़ाई लेके गुलनाज हाई कोर्ट में पहुंची। उन्होंने पहले प्रत्यावेदन दिया सरकार को, उनसे बोला कि मुझे प्रॉपरली आप कॉम्पेंसेशन दे, मुझे प्रॉपर मुआवजा दिया जाए। जब वो नहीं सुना गया तो हम 19 में उन सारे केसेस को एक बेस बना के हाई कोर्ट पहुंचे। फिर एक नालसा का स्कीम भी था जो सुप्रीम कोर्ट के निपुण सक्सेना के केस में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो नालसा की स्कीम है, जो एसिड अटैक की पीड़िता है या जो रेप विक्टिम्स हैं या और अदर सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम्स हैं, उन सब के लिए एक स्कीम जो नालसा ने निकाली, वो सब सारी स्टेट्स उसको अडॉप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें, बट जी। सरकारों ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला। उत्तराखंड सरकार भी उसमें से एक थी। तो हमने ये याचिका दायर करी, हमने बोला आप अपनी स्कीम को भी रिवाइज करें और आप हमको अप्रोप्रिएटली, मतलब हमको एक सही मुआवजा दें, पूरा अनुमान लगा के। तो कोर्ट ने वो चीज संज्ञान में ली और आज हमारे पास ये ऑर्डर है। ऑर्डर है। बिल्कुल, मतलब उत्तराखंड सरकार ने भी अपने कुछ नियम और उपबंध बदले होंगे, उसके बाद ये संभव हो पाएगा जाहिर तौर पर। आइए हम गुलनाज के पास चलते हैं। वह एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। हमने पीड़िता उनको नहीं माना और हमें भी लगता है कि नहीं कहना चाहिए। तो गुलनाज, थोड़ा पाठकों दर्शकों को बताइएगा कि यह हुआ क्यों। 2014 की बात है, बिल्कुल आप पढ़ते होंगे उस वक्त। क्या हुआ और कैसे हुआ? हाँ, तो नमस्ते, मेरा नाम गुलनाज है और मैं जसपुर उत्तराखंड से हूँ। तो जब मैं 17 प्लस थी, 12th क्लास में थी, तब मुझ पे ये एसिड अटैक हुआ था। और रीज़न था कि एक लड़के ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था मैं बहुत छोटी हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इन सब में मुझे नहीं पढ़ना, मेरा पीछा मत किया करो। उसने मुझे कई बार फॉलो किया, बहुत बार पीछा किया, मैंने उसे यही हर बार बोला। फिर एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्से में बोल दिया कि अगर आपके बाद मेरा पीछा किया तो मैं कंप्लेन कर दूंगी, क्योंकि आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो सब पता नहीं क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। तो ये बात सुन के उसने मेरा मुझे फॉलो करना बंद कर दिया और 2 महीने वो करीबन मुझे दिखा ही नहीं। तो मुझे लगा कि चला गया, अब नहीं आएगा। तो मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। तो ये नवंबर के टाइम में मैं हमारा स्कूल, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी, तो हमारा स्कूल 4 बजे खत्म होता था। तो करीबन 3 बजे उस वक्त छुट्टी हो गई, 3 बजे मैं उस दिन आ रही थी और तभी मैंने देखा पीछे से कोई मुझे फॉलो कर रहा है। तो मेरा घर मुझे दिख रहा था, बस थोड़ा ही पास रह गया था। तो अचानक पता नहीं, ऐसा लगा मुझे कोई फॉलो कर रहा है। मैंने जैसे पीछे घूमकर देखा तो पीछे वो खड़ा था। और जब तक मैं कुछ समझ पाती, तभी उसके पहले उसके हाथ में एक मग दिखा मुझे
और मग में से बस धुआं निकल रहा था। मैं समझ ही नहीं पाई कि पानी है क्या है। और वैसे ही उसने मेरे फेस पर एकदम फेंका और मैंने अपने दोनों हाथ एकदम ऐसे कर लिए, तो वो मेरे पूरा ये साइड ऐसे आया, जिसमें मेरा ये राइट ईयर भी लॉस्ट हो गया है पूरा। और फिर उसने दोबारा, वो एक कैन थी, कैन से उसने फिर से मग भरा और फिर से मेरे ऊपर फेंकने का कोशिश किया। और मैं भागी भागी, भागते भागते मैं गिर गई रोड पर। तो तभी मैंने, एक सामने एक घर था, मैंने एक आंटी और एक लड़की दिख रही थी, मैंने बोला प्लीज मुझे अंदर ले लो, ये मुझ पे कुछ तो फेंक रहा है, पता नहीं एसिड लग रहा है। मेरे मुंह से ही एसिड निकला कि पता नहीं ये एसिड लग रहा है, क्योंकि मेरी स्किन मेल्ट होने लगी थी और मुझे दिख रहा था कि मेरी पूरी स्किन टपक टपक कर गिर रही है और मैं बहुत चीख रही थी, तकलीफ हो रही थी मुझे। तो मैंने बोला आंटी प्लीज मुझे अंदर ले लो, वो मुझे मार डालेगा। तो आंटी ने मुझे अंदर ही नहीं लिया और डोर मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे कपड़े पूरे जल जल कर, मेरे स्कूल की ड्रेस पूरी गिर रही थी। उतने में मैं उठ पाती, वो मेरे पीछे ऊपर मेरे गर्दन के ऊपर आके बैठ गया और उसने ऐसे नाइफ लिया और पूरी ये ऐसे काट दिया मेरी गर्दन को। और पूरा, और एसिड जो बचा हुआ उसके मग में था ना, वो उसने पूरा मेरे ऊपर पलट दिया चारों तरफ, जिससे मेरा ये 65% ऊपर अपर बॉडी बर्न हो गया, जिसपे मेरा चेस्ट, हैंड, पूरा नेक नेक तो मेरा बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। 10 सर्जरी के बाद ये इतना ठीक हो पाया है कि मैं इसको उठा पाती हूँ, वरना मैंने 3 साल तक छत ही नहीं देखी कि ऊपर कैसे करते हैं, ये इतना जॉइन हो गया था पूरा। तो इतना पेनफुल रहा था कि मैं बता नहीं सकती। ऊपर से 10-12 लोग वहां खड़े हुए हैं और मैं सबसे हाथ जोड़ जोड़ कर मदद मांग रही हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज कोई कपड़ा डाल दो, मेरे कपड़े फट रहे हैं। सब मुझे घेरा बना के देख रहे हैं मुझे मरता हुआ, और मैं सबसे मदद मांग रही हूँ, कोई मदद करने नहीं आ रहा। उसके बाद भी, इतना होने के बाद भी मैं उठी, फिर भागी, फिर गिरी, क्योंकि मेरी आंखों में आ चुका था और मुझे कुछ रोड ही नहीं दिख रहा था, मैं कहाँ जाऊं। तभी सामने से बाइक पे एक अंकल आ रहे थे और मैंने उनसे हेल्प बोली, मैंने कहा अंकल मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे भाग रहा है, उसने मुझ पे तेजाब डाल दिया है और मेरा गर्दन पे भी उसने चाकू मारा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो, बस मेरा घर सामने है। मैंने उनको कहा, तो उन्होंने मुझे उठाया। जब उन्होंने मुझे उठाया तो उनके भी हाथ जल गए, क्योंकि मेरे पूरी बॉडी पे एसिड था। और उन्होंने मुझे एकदम छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा सर वो मुझे मार रहा है, प्लीज बचा लो। तो उन्होंने उस लड़के को रोका और रोक के बोला कि छोड़ छोड़, क्यों मार रहा है। उनको लगा पता नहीं कि क्या झगड़ा हुआ, वो समझ नहीं पाए कि वो एसिड है या क्या है। उतने में वो उससे बात करते रहे, उतने में मैं भागकर अपने गली तक आ गई। वहां से मैंने देखा मेरी पूरी गली वालों को पता चल गया है कि कुछ हुआ है, और मेरी मम्मी वहां से भागती हुई आ रही थी। उन्होंने शॉल लिया, मेरे ऊपर डाला, मुझे अंदर ले गए और कुछ समझ नहीं आया। मम्मी ने देखा मेरा जब चेहरा तो पूरा मेल्ट हो चुका था और खून निकल रहा था, उन्हें समझ नहीं आया क्या हो रहा है, वो बेहोश होके गिर गई। मम्मी बेहोश होके गिर गई, पड़ोसी आए, उन्होंने पानी, बाल्टियों से पानी डाला और हॉस्पिटल में ले गए। एक एक साइड मम्मी लेट के जा रही थी, एक साइड मैं लेट के जा रही थी। दोनों को ही इमरजेंसी में लेकर गए, क्योंकि मम्मी को होश ही नहीं आया 1 घंटे तक, उनको समझ ही नहीं आया। वो भी देखकर मुझे डर गए एकदम कि पता नहीं क्या हुआ। तो जब मुझे यहाँ जसपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते, तो आप प्लीज काशीपुर ले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो काशीपुर लेके गए मुझे। काशीपुर में एक जीवन रेखा हॉस्पिटल है, वहां मेरी सबसे पहले मेरी आंखों को बचाया गया। तो मैं रात भर एडमिट थी, उन लोगों ने कहा कि आप 35,000 रुपए जमा करो अभी के अभी, तभी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, कि आंखों में चला गया है एसिड। तो मम्मी ने जमा किए कैसे भी और मुझे एडमिट कर दिया। फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ, डीएम सर आए काशीपुर में, वो सब फिर उन्होंने देखा, मम्मी ने उनको बोला कि सब बताया जो भी हुआ। उतने में फिर उस लड़के को उसी दिन शायद अरेस्ट कर लिया गया था। पर मेरा उसके बाद 4 महीने ट्रीटमेंट देहरादून से चला है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत कॉस्टली थे, हम नहीं अफोर्ड कर जी। सकते थे। तो 2014 में उस वक्त मुझे एडमिट कराया गया जी, वहाँ पे देहरादून में हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हिमालयन इंस्टीट्यूट में। वहां पे मेरा कंटिन्यू 4 महीने ट्रीटमेंट चला। 4 महीने के बाद मेरा वहां से डिस्चार्ज हुआ। वहां पे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो लोग भी बोल रहे थे कि ये प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, आपको पेमेंट तो करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से या खुद करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा मुश्किल से विधायक से बात कर करके तब जाके उन्होंने डिस्चार्ज किया। और 4 महीने बाद में मेरे घर आ पाई। और मैंने देखा कि मतलब गुलनाज पूरी ही चेंज हो गई थी। मतलब बाल पूरे काट दिए थे, कान नहीं थे, और पूरी ये चीज क्या उस वक्त ऐसे आप पहली बार शीशा देख रही थी, आईना देख रही थी, या पहले देख रही हुई। थी? हाँ। तो मेरी मम्मी ने तो पूरे घर के मिरर छुपा रखे थे, मुझे नहीं दिखा रहा था।
पर मैं अपनी पानी पानी होता है बकेट में भर के उसमें अपना चेहरा देखने का कोशिश कर रही थी कि कैसा हो गया है। फिर मुझे मैंने अपने मोबाइल में ही एक मोबाइल मुझे मिला, मैंने अपने घर में ही उस पे अपना चेहरा देखा और मैं डर गई, खुद ही डर गई, क्योंकि मेरा ये हिस्सा पूरा एकदम लग रहा था है ही नहीं इतना। अभी तो मेरा 35 सर्जरी में जाके इतना ठीक होके दिख रहा है, तब मेरी आईज दोनों ऐसे लटक के नीचे आ गए थे। 8 सर्जरी हुई थी वहां पे हिमालयन इंस्टीट्यूट में, लेकिन उसके बाद भी पूरा पूरा खराब था ये, हाथ मेरे अच्छा मूवमेंट नहीं गुलनाज, करते थे। काफी बार ये सब बातें आपने कही भी होंगी, काफी तकलीफ देह है। दो बातें मैं समझना चाहता हूँ। एक तो वो आंटी जिन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और जिसके बाद चाकू चला आपके गले पर। दूसरा, वो पड़ोसी लोग आप ही के समुदाय के थे या मिक्स आबादी है, वो कैसे लोग थे, वो कौन लोग थे? सर मिक्स आबादी है, मतलब मेरे घर के आसपास सभी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी हम्म। कास्ट के लोग रहते हैं, सभी मिक्स आबादी थी। हम्म। पर सर हेल्पिंग कोई नहीं था, हेल्प किसी ने नहीं की, इतना भी नहीं था कि कोई पानी डाल देता। जब मैं जल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इंसानियत खत्म हो गई है, क्योंकि लोग देख रहे थे। अगर वो एक लड़का था, अगर कोई भी आके उसको धक्का देता पकड़ कुछ लेते मारता बिल्कुल। तो शायद मेरे पे इतना एसिड नहीं आता, शायद जो पहली बार आता था दोबारा नहीं आता, शायद वो चाकू मुझे नहीं लगता अगर वो मुझे बचा लेते। पर किसी ने हेल्प ही नहीं की, सब ऐसे देख रहे थे मुझे खड़े होके, सब वेट कर रहे थे कब मरेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म। वो चीज मैंने कम से कम हजारों बार रात को सोते हुए सोची, काश कोई एक आ जाता, काश किसी ने बचा लिया होता। फिर कोई नहीं आया। सॉरी। हम्म। खैर, ये त्रासदी जब जी आप सुन रहे हैं तो गुलनाज आपसे कह रही हैं, और जितना कह रही हैं उससे बहुत ज़्यादा कुछ महसूस किया जा सकता है कि जो गुजरा होगा। पूरी एक सिनेमा का दृश्य जैसा लगता है जब आप तमाशबीन होते हैं। और मैंने यह समझने की ज़रूर कोशिश की कि वहाँ दोनों समुदाय के लोग थे, कहते हैं हमारा धर्म हमारा धर्म, और वहाँ दोनों धर्म, और दोनों धर्म भी कहते हैं कि बड़े ही सहिष्णु हैं। मुसलमान कहते हैं हम ज़्यादा दयावान हैं, हिंदू कहते हैं हम ज़्यादा दयावान हैं। लेकिन उनकी ही गली में उनकी बेटी थी, लेकिन वो दयावान या साहसी नहीं हो पाए। खैर स्निग्धा, इस तरह के मामले देश में और भी हुए, आपके यहाँ भी हुए। किस तरह की स्थितियाँ, क्या कोई बचाव पक्ष भी था वकील उस अपराधी का, उसके मतलब जो लॉजिक थे या जो कुछ भी था, वो प्रक्रिया भी थोड़ा एक बार बताएं, जिससे न्याय की प्रक्रिया भी जनता को थोड़ी समझ में आए जी। जी 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 बिल्कुल। पहले मैं गुलनाज की बात में बताना चाहूंगी, कोई भी जब ऐसा घटनाक्रम होता है तो हमें सब चीज का एक एक मतलब हमारे सामने एक बहुत ऐसी पिक्चर खुलती है कि हमारे समाज कैसा है, हमारा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हैं, हमारे कोर्ट्स जी। कैसे वर्क करते हैं। जैसे गुलनाज ने पूरा बताया अपनी घटना क्रम से लेकर बाद तक उनकी क्या स्थिति रही, वही एक चीज लेके हम कोर्ट में भी गए थे जब हमने बार बार कोर्ट को बताया कि एक स्टिग्मा है जो फॉलो करता है, एक समाज है जो एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहता है एसिड अटैक की पीड़िताओं को, या एक मतलब एक आपकी जो रूप से आपकी जो शक्ल से एक आपकी पहचान जुड़ी है, वो सब चीजों को लेके जो एक इस तरह का मतलब वो फॉर्म होता है, मतलब एक आपका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, मतलब एक जो एसिड है वो केवल आपके चेहरे पे नहीं, बिल्कुल। आपके एक व्यक्तित्व में डाल दिया जाता है। तो ये सब मुद्दे लेके हम गए थे। अब मैं अगर आपके सवाल पर आऊं तो जी। क्रिमिनल जब गुलनाज के साथ जब ये घटना हुई उसके बाद एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ और सब कुछ मतलब पुलिस हरकत में आई और एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल हुई और जो अक्यूज था उसका पूरा ट्रायल चला। क्योंकि जो सीआरपीसी है और कोई भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, बिल्कुल। वो हर किसी को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक मौका देता है। तो गुलनाज के केस में जो अक्यूज थे उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट करा अपने एडवोकेट से, पूरा ट्रायल चला और 2016 में उनको सजा हुई और उनको 20,000 रुपए, 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उनको हुई और 20,000 रुपए उनपे फाइन लगाया गया। तो वो पूरी प्रक्रिया रही और उस बीच कोई भी एक एसिड अटैक पीड़िता अपने ट्रायल में कितना जा सकती है, क्योंकि उनकी कांस्टेंट बिल्कुल। सर्जरी हो रही है। जैसे बिल्कुल। गुलनाज ने जी। आपको बताया उनका गला पूरा 35। चिपका हुआ था। हमारे हमारे उत्तराखंड में और भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के मैटर्स हैं हम्म। जिन मतलब काफी एसिड अटैक सर्वाइवर्स गुलनाज से और मुझसे दोनों से जुड़े हैं कि हम देख रहे हैं कि पूरा उनका टाइम सर्जरीज में चले जाता है, टाइम एंड अगेन उनको ट्रीटमेंट लेने जाना होता है। एसिड बेसिकली क्या करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
आपकी बॉडी को कोरोड करता है, क्योंकि कोरोसिव सब्सटेंस है। तो जो चीज अगर आज आपको, कई बार बहुत सर्वाइवर्स के केसेस में हमने ये देखा, जो बर्न परसेंटेज आपको 2% है, आज आपको लग रहा है कि सेकंड डिग्री बर्न है, वो कल बढ़ा हुआ होगा। हमारे साथ एक सर्वाइवर है गोदामवी, उनके केस में तो उनका गला बिल्कुल, मतलब वो बहुत मुश्किल से खा पाती हैं, बहुत मुश्किल से बोल पाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे, जैसे आप कोई भी बुढ़ापे की ओर इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता है है तो जी। हाँ, आपका स्किन कोलेजन स्किन कम पे हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रेक्चर तो आने लगता है पूरा। हाँ, ये अपने आप कॉन्ट्रेक्शन ही जैसे आने। सर्जरी हुआ है, और अगले 2 साल बाद ये अपने आप सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, फिर हमें एक सर्जरी और लेनी पड़ती है उसको वापस नॉर्मल करने के लिए। तो जी। हमारा बेसिकली रोल हाई कोर्ट में ये था कि हम कोर्ट्स को समझाएं कि ओवर द, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज सर्जरीज दे दी, आज ट्रीटमेंट करा दिया तो खत्म, आपकी जिम्मेदारी खत्म। आपको लाइफ लॉन्ग एसिड अटैक सर्वाइवर्स को देखना पड़ेगा। इसलिए गुलनाज की केस में पहला ऐसा एक ऑर्डर आया जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट अगर गुलनाज को चाहिएगा, अभी हमारे पास डिटेल ऑर्डर का हम वेट कर रहे हैं, जी। तो गुलनाज को ट्रीटमेंट दिया जाएगा जितनी भी रिमेनिंग सर्जरीज है। और स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने भी ये बोला है कि हम आपको, मतलब जो भी जो गुलनाज का ट्रीटमेंट है, वो एक ऑर्डर कोर्ट में लेके आए थे, जो रिस्पोंडेंट काउंसिल थे, जो सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे हाई कोर्ट में, उन्होंने बोला कि हम इनको मुफ्त इलाज प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कुछ पहलू हैं जो कोर्ट के सामने आने बहुत जरूरी थे। जब ट्रायल खत्म हुआ तो हम सिविल साइड ऑफ लॉ में गए। एक तो क्रिमिनल साइड होता है जहाँ पे आपका जी। पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा है, लेकिन सिविल साइड ऑफ लॉ क्या, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है। जब सरकार अपनी जिम्मेदारी से फेल हुई किसी एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करने की, किसी भी एक सिटीजन की प्रोटेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, बट बिल्कुल। आपने एसिड, अभी भी मैं अगर नैनीताल में ही बाहर चले जाऊं, मैं एसिड प्रोक्योर कर सकती हूँ। अभी दिल्ली की घटना में आपने देखा कि ऑनलाइन बिल्कुल। एसिड, एक वो उस जिसने एसिड अटैक किया उसने ऑनलाइन एसिड खरीद लिया। अब बिल्कुल। कंपनीज एक्शन लें जो भी है, लेकिन आपको इतना इजीली एसिड मिल कैसे रहा है? और सुप्रीम जी। कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि ओवर द काउंटर एसिड की सेल नहीं होगी। बट आप जब उन जिम्मेदारियों में फेल हुए, जब पुलिस फेल हुई, जब एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ, जब ओवरऑल सरकार फेल हुई, तो अब जो मेरे साथ जो घटना घटी है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मेरा जी। फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, मेरा राइट टू बिल्कुल। डिग्निटी, मेरा राइट टू मैरिज, मेरा राइट टू चॉइस, ये सब चीजें हम कोर्ट में लेके गए। और मेरा मेंटल ट्रॉमा, जो मैं आज एक सर्वाइवर हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं एक सर्वाइवर हूँ, और मैं उसी के साथ जी रही हूँ। तो वो सब चीजों के पहलू को लेके हम फिर सिविल साइड ऑफ लॉ में गए, जिसमें हमने कॉम्पनसेशन, रिहैबिलिटेशन और आफ्टर केयर मांगा। बिल्कुल, और तीनों ही आदेश पॉजिटिव भी रहे। आखिरी सवाल गुलनाज आपसे कि अभी जिंदगी किस स्थिति में है, कैसा आपका पारिवारिक जीवन क्या है, थोड़ी सी जानकारी उसकी दीजिए। सर, ये ये सब होने के बाद भी मैंने अ, बहुत हिम्मत करी। मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ सहा है, लोगों की बातें भी सही हैं। और एक बिल्कुल। होता है, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, मुझसे छोटी भी 2 बहन है, एक भाई है, तो शादी भी नहीं हो पाई, मैं 26 साल की हो गई हूँ। बहुत चीजें ऐसी है कि घर वालों को ताना, हर चीज सुननी पड़ी, और फिर भी उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। और जी। मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, उसके बाद सर्जरी भी चलती रही, मेरा स्टडी भी चलता रहा। मुझे स्कॉलरशिप मिली चेन्नई से, एक यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड करी, जिसमें मैंने बीएससी किया वहां जाकर। यूनिवर्सिटी का नाम है सत्यभामा यूनिवर्सिटी, और वहां से मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे एजुकेशन मिली, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी बीएससी। और अभी मैं जॉब करती हूँ प्राइवेट, फ्लिपकार्ट में ही जॉब करती हूँ, थर्ड पार्टी के थ्रू। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी जिंदगी नॉर्मल करने की, बट उतना आसान नहीं है। जितना आसान बोलना है उतना आसान करना नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में तो आपको बाहर जाना होता है, लोगों को फेस करना पड़ता है। कोई अच्छे से बात करता है, कोई फील कराता है अपनी आप, कभी कभी होता है हम कुछ बोल के भी ना कुछ फील करा देते हैं, किसी को देख कर ही फील करा देते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है। हम्म। क्योंकि कई बार होता है, मैं सफर करती हूँ तो कुछ लोग मेरे पास बैठते हैं, तो कभी कभी उनका चेहरा देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो उठ जाते हैं। तो वो चीजें उनको नॉर्मल नहीं लगती, उनको लगता है शायद मेरा ऐसे हाथ में बर्न है तो उनको छूने से उनको हो जाएगा। तो वो जो डेली लाइफ है ना, वो मेरे साथ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मल खुद नहीं रही अब। तो हमने हाई कोर्ट में लड़ा है, लेकिन मुझे लगता है ये ऑर्डर आने से शायद, ये अमाउंट आने से शायद मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगी उससे, जो कि मैं नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि बाकियों के लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट सबसे पहली नीड है हमारी। ट्रीटमेंट के लिए ही मुझे 8 साल तक
लड़ना पड़ा है कि मुझे ट्रीटमेंट दो, क्योंकि मैं कितना ट्रीटमेंट करा सकती हूँ अपने आप पर। सर्जरी का कॉस्ट 2 लाख है, और 35 सर्जरी होने के बाद भी मुझे अभी और 14 से 15 सर्जरी चाहिए, हो सकता है उसके बाद भी चाहिए हो। लेकिन अभी फिलहाल मुझे इतनी सर्जरी की नीड है अपनी गर्दन को नॉर्मल करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं सुंदर हो जाऊंगी, मेरी लाइफ जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी शायद। जो मुझे अभी चलने में या अभी मुझे बोलने में या मुझे खाने में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरी गर्दन मूवमेंट नहीं करती उतना अच्छे से, वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। क्योंकि मेरी आईज अभी भी सोते हुए ना बंद नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो उसको उसकी आईलिड की सर्जरी कराना जरूरी, ताकि वो बंद हो जाए, ताकि नॉर्मल लाइफ एक चलती रहे। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल रही है। शायद ये ऑर्डर आने से शायद थोड़ा सा मुझे इजी हो जाएगा, एक विश्वास हो जाएगा मेरी गवर्नमेंट पे कि लड़कियों के लिए या मतलब महिलाओं के लिए शायद अभी भी इंसाफ मिलता है। क्योंकि मुझे इतना सफर करना पड़ा, शायद बाकियों को उतना नहीं करना पड़ेगा। जी, मेरे साथ कुछ अच्छे लोग भी जुड़ते गए, जैसे मेरी लॉयर है, बहुत हिम्मत मिलती है। मैं कभी कभी हार भी जाती हूँ तो वो बोलती कि नहीं, लड़ रहा है, तो हमने मिलके लड़ा है, जीता है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आप दोनों की बातचीत का और दोनों के साहस को भी सलाम। और सबसे बड़ी बात कि गुलनाज ने अपनी तकलीफ, अपनी यात्रा, समाज का रवैया और उनको जो भुगता उन्होंने, उसके बाद भी समाज का रवैया क्या रहा उसके बारे में बताया। उसके बारे में अलग से कहने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आप संवेदनशील हैं, थोड़ा जागरूक हैं, तो समझ सकते हैं कि स्त्रियां किस तरह से इस जीवन से गुजर रही होंगी। लेकिन खास बात ये रही कि उनको स्निग्धा जैसी वकील मिली जो कि लड़ी और लड़के एक ऐतिहासिक मुकाम जिसको कहते हैं न्याय में हासिल किया। बकायदा कोर्ट में कहा कि यह स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह हमारी सुरक्षा करे। और यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एसिड अटैक पीड़िता या सर्वाइवर कोई एक बार की नहीं होती। बताया कि आजीवन वह सर्वाइवर ही रहती है, उसे तकलीफ बना रहता है। तो इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। मुआवजा अगर मिलता है और साथ ही स्टेट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लगातार निभाता है कि वह इलाज कराता रहे, तो जाहिर तौर पर देश के लिए एक यह नई बात होगी, नई जानकारी होगी। आप दोनों का शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और आप दोनों को फिर से एक बार जंजवार की तरफ से आपके साहस, आपके संघर्ष को सलाम। शुक्रिया। थैंक यू, नमस्ते। जनज्वार, जनता की